सवा 10 हो गए, मैम आज नहीं आएंगे क्या? वेट कीजिए, आएंगे।
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बेटा। नमस्कार। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा। Good morning, ma'am. Good morning. कल वाला समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 138 पेज पे देखो। मैं आपको एक एक दो लाइन में समझाऊंगी इसको, क्योंकि हम ना सारा कुछ कर चुके हैं इसमें। तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि ये बातें जो हैं वो रिपीट हो चुकी हैं। सिर्फ एक दो लाइन में अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें बताओ, कोई भी पॉइंट आपको लगता है, मैं 2-3 मिनट का टाइम लूंगी, उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बात करते हैं फॉर्मेटिव, सुमेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की। निर्माणात्मक, संकलनात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। 138 पेज पे देखिए, फॉर्मेटिव होता है एक तरह से पूरा एक, हम कहें फॉर्मेटिव डेली बेसिस के ऊपर या यूनिट के अकॉर्डिंग हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम कहें कि बच्चे से फीडबैक ले रहे हैं क्लास में, यूनिट वाइज टेस्ट ले रहे हैं बच्चे से, वो तो आ जाएगा इसके अंदर। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों की पहचान हो जाती है, उसको कमियों का पता चल जाता है। उन कमियों को दूर करने का काम कौन करता है? स्टूडेंट करता है, और सॉरी टीचर करता है। और टीचर को ये पता चल जाता है जब फीडबैक लेता है तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो मेथड अप्लाई किया वो सही है या नहीं है, बच्चों को कितना समझ आ रहा है, मटेरियल समझ आ रहा है या नहीं है, जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ वो बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, कितने % पहुंच रही है। तो ये दोनों तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाता है, स्टूडेंट की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। फिर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें इकाई को चुनाव होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट, यानी हम कंटेंट देखेंगे, स्टूडेंट्स का व्यवहार देखेंगे, उसके अंदर चेंजेस करना होगा, क्योंकि जैसे ही हम कंटेंट चूज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिक जो कंटेंट उसको पढ़ाया जाता है उससे उसके बिहेवियर में चेंजेस आना जरूरी हो जाता है, और फिर उसमें वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और उसको रिलेट करने में उसको हेल्प मिलती है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर विषय वस्तु निर्धारित करना, यानी हमें पढ़ाना क्या है, पुरानी चीजों से नई चीजों की तरफ कैसे बढ़ना है, नई चीजें कैसे सिखानी है बच्चे को। फिर डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी जो अधिगम परिणाम निर्धारित करना, यानी जो हमें चाहिए उस विषय सामग्री को चुनाव करते वक्त हमें इस तरह से उसको पढ़ाना है, उस तरह से उसको यूज करना है, जो हमारी जो एक होता है ना कि मुझे आज इस तरह से पढ़ाना है या इस तरह से बच्चों को प्रेजेंट करना है कि बच्चों के अंदर चेंजेस आए, बच्चे कुछ सीख के जाए, तो वो आउटकम्स आनी जरूरी हो जाती है। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? मास्टरी ऑफ लर्निंग, इससे क्या होगा, अधिगम में सीखने में उसकी गति तेज हो जाएगी, सीखने में हेल्प मिलेगी उसको। लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर हम कहें कि यह विद्यार्थियों को प्रत्येक अधिगम इकाई की विषय वस्तु जानने और उनके व्यवहार में सीखने में सहायता प्रदान करता है। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, इससे बच्चे क्रमबद्ध रूप से छोटी छोटी इकाइयों को पूरा करते हुए पूरा अपना जो पाठ्यक्रम है, पूरा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। पर्पस ऑफ लर्निंग, इससे क्या होगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इफेक्टिव रिफोर्समेंट, इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे हम यूनिट कंप्लीट करेंगे बच्चे अपनी रिफोर्समेंट यानी उसके बाद बारे में पूरा एक तरह से फीडबैक देंगे। फीडबैक देके उनको पूर्ण बलन का मतलब होता है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं और उसके बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक तारीफ मिलती है, एक शाबाशी मिलती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं।
फिर डायग्नोस्टिक वैल्यू यानी अपनी जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो एक तरह से हम ये कहें कि ये था एक तरह से कि फॉर्मेटिव क्या होता है जो हम यूनिट वाइज करते हैं। ठीक है, अपनी स्टूडेंट टीचर के लिए क्या यूजेस होंगे इसमें, अपनी गलतियों को पहचानने का, कहाँ गलतियां कर रही हूँ, कहाँ मेरी टीचिंग मेथड गलत है, स्किल्स कहाँ गलत है, बच्चों को क्यों नहीं समझ आ रहा, कितने बच्चे सही हैं, कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। फिर है क्वालिटी कंट्रोल, टीचर क्या करेगा इसके परिणामों को जानने का कि बच्चे पिछली कक्षा में जो सीख के आए हैं अगर नहीं उन बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा। फिर आती है सुमेटिव इवेल्युएशन। सुमेटिव इवेल्युएशन को हम एनुअल एग्जाम बोलते हैं, जो पूरा का पूरा इवेल्युएशन यानी जहां पर हम कहें कि पूरी एक्टिविटीज आ जाएंगी, पूरा आप लोगों का एक तरह से जितना भी आप लोगों ने पूरे साल में सीखा है वो आ जाएगा। एनुअल एग्जाम देते हो ना, वो आ जाएगा। ये फॉर्मेटिव क्या है, अलग अलग रूप में हम फॉर्मेटिव को उत्तीर्ण कर लेते हैं और सुमेटिव के अंदर जिसमें हम बच्चे का एक पूरा का पूरा ये जानते हैं कि बच्चे को पूरा कितना समझ आ गया है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। क्लियर? Yes, ma'am. 140 पेज पे देखो लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन तभी काम में लाया जाता है जब विद्यार्थियों की उपलब्धियां, ज्ञान, कौशल आदि के अर्जन के रूप में अंतिम परीक्षा फाइनल टेस्ट लेनी हो, ताकि उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजा जा सके। यानी प्रमोट करते हैं हम। जब फाइनल टेस्ट हो जाता है हमारा, हम कहते हैं ना आज हमारा फाइनल एग्जाम है, तो वो क्या है, जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा के अंदर प्रमोट होने वाले होते हैं। तो सुमेटिव क्या है, जिसमें सुमेटिव यानी पूरा का पूरा आ जाता है इसके अंदर, और फॉर्मेटिव जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे या यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको यूनिट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्लियर? पढ़ लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली इसमें? नो मैम। No, ma'am. एक बार दोनों देखो, एक बार कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर आगे कर। हो गया बेटा, समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नो मैम। आगे देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता क्यों होती है। निदानात्मक क्या होता है, जहां कोई प्रॉब्लम आने पर हम बच्चों को, जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कठिनाई आ रही है, उन बच्चों की वो कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, दूर करके उनका उपचार करना, और उनको हम ये कहें कि उनकी कमजोरियों को बाहर निकालना और उसके अंदर इम्प्रूव करना, उनको सजेशन देना कि आप किस तरह से अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, वो आ जाएगा इसमें। और फिर है मेथड ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस, यानी कौन कौन सी मेथड्स हैं इसके अंदर। ये 4-4 नंबर में भी आ जाता है बेटा, ये अलग अलग भी पूछ लेते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, संचयी
घटनावर्त कौन से होते हैं। इसी तरह से अलग अलग 4-4 नंबर में भी ये पूछ सकते हैं। तो पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर क्लियर है ना सबको, ऑब्जर्वेशन तो हमने पूरा टॉपिक किया था इसके बारे में कल। Yes, ma'am. फिर है संचयी रिकॉर्ड। संचयी एक कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें कहें ये हमारे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस के हम जितने भी काम होते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंदर। ये ना केवल हमें कहें कि हमारे एक तरह से इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है होते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो टेस्ट हो रहे हैं उनका तो रिकॉर्ड रखा ही जाता है, बल्कि जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो, हमारे इमोशन से रिलेटेड हो, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, हमारे करेक्टर से रिलेटेड हो, हमारी क्वालिटी से रिलेटेड हो, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल जाता है। संचयी रिकॉर्ड कॉम्युलेटिव का मतलब ही यही है, जहां पर हमारी सारी एक्टिविटी का, हमारे सब्जेक्ट का, हर चीज का रिकॉर्ड हमें एक जगह मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पीटीएम में जाते हो ना, तो टीचर एक रजिस्टर लेकर बैठी होती है और उनको कहती हैं, जैसे हम पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, वो नाम पूछती हैं, रोल नंबर पूछती हैं, फिर वो अपना रजिस्टर चेक करती हैं, फिर वो बताना शुरू कर देती हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में वीक है, इसने ये, इसका होमवर्क कंप्लीट है, ये इसका बिहेवियर अच्छा है, क्लास में डिसिप्लिन है या नहीं है, दूसरों से ये कैसे बात करता है, भी मतलब कि पूरी तरह से शेयरिंग करता है या नहीं करता है, या हम ये कहें कि क्लास में बिहेव कैसे करता है अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ कैसे करता है, एक्टिविटी में पार्ट लेता है या नहीं लेता है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं ना उन सब के बारे में वो बात करने लग जाती हैं। जितनी भी कमियां होती हैं उनके ऊपर भी बात करती हैं कि पेरेंट्स को बताती हैं कि ये दिक्कत है इस बच्चे को, ये किस तरह से बिहेव करता है या क्या करता है, तो वो भी हमें उसमें वहां मिल जाता है। फिर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या घटनावृत्त कह सकते हो। इसके अंदर किसी भी घटना या स्थिति का वर्णन किया जाता है और उसको इकट्ठा करके, जैसे किसी भी विशिष्ट समय के बीच उस जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उस रिकॉर्ड को इस तरह से मतलब कि इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे उसकी डेट लिख देंगे, टाइमिंग लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई और उसकी कमजोरियां क्या थी, उसका बिहेव क्या था, उसके बारे में उसका इंटरेस्ट क्या था। सारी चीजों का जहां जहां लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम आई, बच्चे का उसने फेस किया उस चीज को, वो सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। तो ये घटनावृत्त है, यानी कोई भी घटना, इंसिडेंट हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड उस चीज का रख लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि टीचर क्या करते हैं, उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि नोट कर लिया कि आज की डेट थी, आज ऐसा का ऐसे बच्चे ने फेस किया और ये प्रॉब्लम आ गई बच्चे को, और फिर वो पूरा का पूरा उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस वक्त उसने जो फेस की थी उसको दूर किया जाता है। क्लियर? संचयी रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा किया जाता है, घटनावृत्त के अंदर सिर्फ एक घटना से रिलेटेड होता है। क्लियर है? रिमेडियल में देखिए, और रिमेडियल होता है उपचार करना। जहां कहीं भी प्रॉब्लम की बात आती है, या हम कहें कि हमारी कमजोरियों की बात आती है, या हम ये कहें कि हमें किसी चीज को समझने में कठिनाई हो रही है, कोई समस्या आ रही है, हमारी कमजोरियां हैं, उन सबको पहचान कर उन सब की कठिनाइयों, उन सबको जानकर हमारी, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे विषय से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह से, उन सब की पहचान कर उसको दूर करने का काम किया जाता है। तो ये क्या है? रिमेडियल टीचिंग। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ तक अब आपका। अच्छा, आप लोगों ने ग्रेड सिस्टम तो सुना होगा, ग्रेडिंग सिस्टम सुना हो ना आप लोगों के डीएमसी में भी यस होगा। मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है जिसके अंदर हम ये कहें
परीक्षा के अंकों की व्याख्या जो है अंकों में ना देकर ग्रेड में दी जाती है। जैसे A, B, C, D, ये अलग अलग ग्रेडिंग प्रणाली है जिसके अंदर हम लेटर्स के अकॉर्डिंग ग्रेड देते हैं कि उस बच्चे ने कितना ग्रेड लेकर और कितनी अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि 90 से अबव वाले को ए ग्रेड दिया जाता था, तो वो 90 ले लिया किसी बच्चे ने और 95% ले लिया तो वो सभी ए ही कैटेगरी में आ गए। पहले ये सिस्टम पीछे हुआ था कि ये ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया था, अब फिर से हम क्या आ गए, परसेंटेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जैसे पक्षपात एक तरह से हम कहें कि अंकुश लगाता है कि हम, जैसे कई बच्चे कहते हैं ये 94 है, मेरे तो 94 आए हैं, कोई कहता है ये आए हैं, कोई कैसे कहता है। तो एक तरह से हम कहें कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है जिसके अंदर हम कहें कि बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन कर कर उनको ग्रेड दिया जाता है। ये विश्वसनीय है, अविश्वसनीय को रोक लगाता है और इसके अंदर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी प्रदान करने का चलन है कि A+, इस तरह से। अब 1 या 2 नंबर इधर उधर होने से विद्यार्थी फेल प्रथम से द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, 100 में से 59 अंक लेने वाला छात्र द्वितीय श्रेणी प्राप्त करता है, जबकि 1 अंक ज्यादा लेने पर वह प्रथम श्रेणी पर आ जाता है। जैसे 60% आते हैं तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन आ गई ना। प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आकर अनेक सुविधाएं जैसे आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेना, नौकरियों में इंटरव्यू देना, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ग्रेडिंग में वर्गीकरण आधार बढ़ जाता है। जैसे 65% से 55% तक अंक प्राप्त करने वाले एक जैसा ग्रेड देकर प्रचलित दोष को बहुत हद तक दूर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस तरह से 90 से 95% वाले को ए ग्रेड दिया जाता है, तो ये एक हद तक हम कहें कि उस चीज को वो करता है। ग्रेडिंग विधियां देखिए, अब ग्रेडिंग विधियां क्या क्या है इसके अंदर। किसी अक्षर ग्रेड को प्रदान करने हेतु कितने अंक प्रतिशत होने चाहिए और उसको निर्धारित किया जाता है अक्षर ग्रेड प्रदान करने के लिए कि किस तरह से। जैसे आप लोगों के इसमें देखो फ्लो, ये एक चार्ट सा दिखाया हुआ है, डायग्राम सा दिखाया हुआ है कि ओ किसको मिलता है 80% से अधिक वाले को, ए किसको मिलता है 70 to 79%, बी किसको मिलता है 60 to 69%, सी 50 to 59%, डी 50% से कम वाले को। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चे को ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है कि उसने किस तरह से बिहेव किया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है कि बच्चे ने स्कूल में बिहेवियर, बच्चे की अटेंडेंस क्या थी, बच्चे ने आर्ट्स में क्या था, बच्चा म्यूजिक में कैसे था, ठीक है, बच्चा डिसिप्लिन में कैसे था, वो सारा आ जाएगा इसमें। इसमें देखो ओ उत्कृष्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड ए में है, बी गुड और एवरेज है, सी पुअर और बिलो एवरेज है, डी वेरी पुअर और इंडिकेटर है। फिर है रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड, सापेक्ष ग्रेडिंग विधि। इसके अंदर हम ये कहें कि अपनी कक्षा या समूह विशेष में उपलब्धि कैसे उसको मिली है, मेरिट या पोजीशन इसके अंदर आती है, ये ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, कक्षा या समूह के अंदर क्या है, ओ में क्या आएगा 70% आ जाएगा, इस 7% लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग सिस्टम है। क्लियर सबको? इसको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। यस मैम। काफी इतना ये सब पढ़ के आना बेटा, अगर दिक्कत लगती है तो मुझसे पूछ लेना। कल हम एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा और ये बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर आप लोगों का। करवाने को तो अभी करा सकती हूँ लेकिन टाइमिंग कम रह गई है। कोई प्रॉब्लम है अब किसी? मैम इसके बाद कौन पेपर शुरू होगा? 4th और 5th शुरू करेंगे उसके बाद। 4th और 5th, ओके मैम। 4th और 5th में मैम 2 ग्रुप है। हाँ, उसमें 2 ग्रुप है 4th 5th में। बुक जो है हम लोग का, हाँ, तो उसमें कौन है मतलब हम लोग का? 4th और 5th में वो ग्रुप कल बता दूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है।
ओके मैम।